अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 11 जून 2026 है। कश्मीर में जो पाकिस्तान की साइड का कश्मीर है, वहां पे पंजाबी फौजी साम्राज्य के खिलाफ बगावत का आज तीसरा दिन है। अवाम अपने हकूक मांग रही है। हैरान कुन तौर के ऊपर टेबल्स टर्न हो गए हैं। श्रीनगर से हमें मशहूर कश्मीरी स्कॉलर जुनेद कुरैशी ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनको खुशामदीद कहेंगे और किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है। और इससे पहले कि हम जुनेद कुरैशी साहब को तकलीफ दें और उनसे उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लें, उस पार कश्मीर में उनसे पूछें कि क्या ख्यालात हैं कश्मीरियों के वैली के अंदर और श्रीनगर में क्या हालात हैं और किस नजर से वो देखते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के नारे लग रहे हैं फौजी साम्राज्य के खिलाफ। मैं कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूंगा और उसके बाद जुनेद कुरैशी साहब के पास चलेंगे और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है, एनालिसिस उनका लेंगे। ये विजुअल्स हैं कल रात से अब तक के बहुत ही वायलेंट जो विजुअल्स हैं वो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस हमें इजाजत नहीं देते। हमारी इतलात के मुताबिक जो लेटेस्ट कल हेलीकॉप्टर क्रैश मुजफ्फराबाद के अंदर हुआ, उसके बाद से 16 अफराद को जो है वो शहीद किया जा चुका है और टोटल डेथ टोल इस वक्त तक 50 से ऊपर का है। हालांकि बीबीसी 15 से ऊपर बता रहा है, रॉयटर्स ने 11 बताया था, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक 50 से ऊपर का इस वक्त तक शहादतें हैं जो कि इस वायलेंस के अंदर हुई हैं, जो स्टेट ने, पाकिस्तानी स्टेट ने, पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, जिसकी वजह से जो नारे लग रहे हैं, जो विजुअल्स हैं, पहले वो देखते हैं और फिर जुनेद भाई के पास चलते हैं। जी जुनैद कुरैशी साहब, आपके पास आते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि ये इस किस्म के जो नारे लग रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान के फ्रिंज एलिमेंट्स में ये नारे लगा करते थे, पंजाब में भी लगे। जब शरीफ फैमिली ने पावर में आना था तो इसका पॉलिटिकल यूज किया गया, लेकिन अब ये एक मेन स्ट्रीम नारा बन चुका है जो कि इंतहाई खतरनाक है एक तरफ। दूसरी तरफ श्रीनगर में जिस किस्म के हालात हुआ करते थे, कोई ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा जो विजुअल्स आया करते थे, अब वो हालात जो हैं वो मुजफ्फराबाद के, रावलाकोट के, मतलब पाकिस्तान की साइड के जो है वो हो गए हैं। तो अब सवाल आपसे ये है कि मकबूजा कश्मीर कौन सा है, आपकी तरफ श्रीनगर में या हमारी तरफ मुजफ्फराबाद में? देखिए आदिल भाई, ये नारा मुझे लगता है मैंने भी बहुत सुना है। हमने यूएन में भी काफी दफा खुद भी लगाया है और इसको मशहूर मंजूर पश्तीन साहब ने किया था मेरे ख्याल में, जब पश्तून की मूवमेंट चली थी कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो देखें, हम कश्मीरियों के लिए, ये तो पश्तूनों के लिए पंजाब सिंध में और क्या कहते हैं बलोचों के लिए शायद ये नारा थोड़ा बहुत नया हो। हम कश्मीरियों के लिए नारा तो हकाइक में बहुत पुराना है, क्योंकि आपको याद होगा
47 में जब कश्मीर पे सबसे पहला हमला हुआ था, वो जनरल अकबर खान की किताब है, वो तो वर्दी वालों ने ही किया था, और तब से हम इस दहशतगर्दी का, जिसके पीछे सच में वर्दी है, उसका शिकार रहे हैं। और देखें, फिर मैंने कल या परसों भी जब आपसे बात की थी, इसमें डिस्टिंक्शन हमें ये करनी चाहिए, या तो हम अगर कोई जज्बाती बहस करनी है, कोई अगर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है इस वजह से कि वो सो कॉल्ड एक इस्लाम का किला है, वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं उसको बाशऊर नहीं समझता हूँ। बाशऊर लोगों के लिए तारीख जो है और फैक्चुअल फैक्ट्स जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो ये कश्मीर तो हमेशा से, मकबूजा कश्मीर तो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ही रहा है, क्योंकि उधर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। यहाँ पर ये मकबूजा कश्मीर नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखिए, जिस कश्मीर की हम बात करते हैं वो सारे का सारा, जिसको हम अर्सवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, उसका इल्हाक हमारे महाराजा ने, जो हमारा लीगल रूलर था, उसने वो इल्हाक किया हिंदुस्तान के साथ, और वो भी तब किया जब 47 में यहाँ पर पाकिस्तान की फौज आई और उसने दहशतगर्दी की, तो वो मजबूर हो गया इलाक करने पे, अपने लोग, अपने रियासत को बचाने के लिए। तो ये पाकिस्तान में ये नारा सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में ये नारा बड़ा मशहूर हुआ कि जी मकबूजा कश्मीर इस तरफ का कश्मीर है जहां मैं बैठा हूं। लेकिन असली हकाइक अगर हम देखेंगे तो मकबूजा कश्मीर वही है जहां पर आज लोग आज़ादी मांग रहे हैं। आज देखें, जब तक पीओके के लोग मुजफ्फराबाद को बेस कैंप की तरह इस्तेमाल करते थे और यहाँ पर दहशतगर्द बेचते थे, तब तक कोई ज्यादा मसाइल उनके नहीं थे। जब आज बेस कैंप के लोगों ने अपने हकूक मांगना शुरू कर दिया, तो आज आप ये देखेंगे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई आज उनको भी दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रही है। जुनैद कुरैशी साहब, आपकी बड़ी नजर है दोनों तरफ। आपके वालिद साहब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा माने जाते हैं और आप वहां पे बहुत ज्यादा माने जाते हैं, और उसकी डिस्कशन में मैं नहीं पढ़ने वाला, इस वक्त हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं सिर्फ इस चीज के ऊपर बात करना चाहता हूं कि हिस्ट्री अपनी जगह के ऊपर उसको साइड पे रखते हैं और हालिया फैक्ट्स को भी, चले ठीक है जो आप बात करें, हम फैक्ट्स को साइड पे रख के नैरेटिव और बयानिए की बात करते हैं। जो बयानिया आज से 4 साल पहले तक बिकता था पूरी दुनिया के अंदर, तमाम कश्मीरियों के अंदर भी, वो तो यही था जो मैंने आपको बताया, और वो ये था कि हिंदुस्तान एक काबिज फौज, हिंदुस्तान की, उसने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और हमने जो है वो कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। शारग ने जब भी अपने हकूक मांगे तो जाहिर बात है शारग को जो है वो खुद दबोच लिया गया, ये तो नजर आ रहा है। लेकिन ये जो नैरेटिव शिफ्ट हुआ है, इस पे मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया ने ऐसा क्या किया कि ये नैरेटिव शिफ्ट हो गया? नहीं तो इस तरह खुल के जो है वो आपकी साइड पे कश्मीर पे भी जो है वो इस तरह बात, मतलब जो रिसेप्शन नहीं थी पाकिस्तान की तरफ आपके इस नैरेटिव की, अगर नैरेटिव आप चलाते भी तो अब उसकी रिसेप्शन है। ऐसा क्या किया इंडिया ने कि ये जो है वो टेबल्स टर्न हो गए, या ऐसा क्या किया पाकिस्तान के अंदर, क्या हुआ कि ये टेबल टर्न हो गए हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें अगर हम इसको बारीकी से देखें। एक तो ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश की और डिप्लोमेटिकली उनको नंगा करने की कोशिश की। देखें, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि सैंक्शंस लिस्ट जो यूएन की है उसमें से कोई 1200 लोग पाकिस्तान के अंदर मुकीम है। उसके बाद ये है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में है, मसूद अजहर, ये जो सारे सैंक्शंस टेररिस्ट हैं। कुछ हद तक पाकिस्तान ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, ओसामा बिन लादेन को मिलिट्री एकेडमी के पड़ोस में ही जगह दे के, मसूद अजहर, ये हिजबुल मुजाहिदीन। नहीं भाई, आप मैं आपकी बात मानता हूं, आप काउंटर टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से, एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और हम यहां पे बैठे हुए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव पे देखें तो जो रजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान के खिलाफ किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की फौज का नैरेटिव उसके बाद चला ही नहीं, और उसमें इमरान खान की जाती कुर्बानी का एक बहुत बड़ा किरदार है कि वो बंदा जेल में डटा हुआ है अपने असूलों के ऊपर, तो उसने एक्सपोज कर दिया, ये पूरे का पूरा सिस्टम पाकिस्तान का नंगा कर दिया।
उसको आप किस नजर से कश्मीर के अंदर देखते ये हैं? भी जो अगर आप पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी मौजूदा हालात की बात करें, देखिए आज पुराने जमाने का मतलब हम अखबार पढ़ते थे तो हमें न्यूज आती थी, या बीबीसी सुनते थे तो न्यूज आती थी। आज सोशल मीडिया पे न्यूज आग की तरह फैलती है। फिर इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो ज्यादा यंगस्टर्स हैं। यंगस्टर्स अब ये दहशतगर्दी जो है आर्मी की, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने जब ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये मतलब लास्ट और एवरी प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में रहा है, वो अपनी टर्म कंप्लीट नहीं कर सका, और फिर इमरान खान साहब यंगस्टर्स में बड़े पॉपुलर थे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान की आर्मी जो बयानियां फरोख्त करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उसके खरीदार पाकिस्तान के अंदर कम होने लगे। उसकी वजह ये रही कि आसिम मुनीर साहब, आपने अब देखा आसिम मुनीर की जो लैंग्वेज भी है, आसिम मुनीर के जो तौर तरीके भी हैं, वो बहुत मतलब फंडामेंटल रेडिकल टाइप मतलब जनरल हैं। ही इज नॉट प्रिमिटिव different from him, but like Kayani was a much more of a thinking general, you know. Musharraf was much more of a moderate kind of a general. ये जो आसिम मुनीर साहब है, ये तो मुझे ज़ियाउल हक साहब की याद दिलाते हैं। तो बात यह है कि ज़ियाउल हक साहब का दौर अलग था, उस वक्त ये चल जाता था, उस वक्त मीडिया को सप्रेस किया जाता था। आज जो आप मुझे ये वीडियोस दिखा रहे थे आपके प्रोग्राम के शुरू में, जाहिर सी बात है ये वीडियोस कोई भी ऐसी वीडियो पाकिस्तान का नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है, ये सब आपने सोशल मीडिया से लाया है। ये लोग सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं, तभी आज आप लंदन में बैठ के आप श्रीनगर के साथ राब्ता करके श्रीनगर वालों को ये दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान मतलब सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में हो क्या रहा है। तो ये बयानियां अब पाकिस्तान में भी नहीं बिकता है। और ये तो होगी ना यंगस्टर्स की बात, इमरान खान के सपोर्टर्स की बात। देखिए एक और चीज है कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, मैं उनको कसूरवार इसमें नहीं ठहराता, वो भी हर नॉर्मल इंसान की तरह वो एक आम सी जिंदगी, बच्चों की पढ़ाई, अपना घर, खाना पीना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो इक्तिसादी हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। आहिस्ता 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 लोगों को पाकिस्तान में भी ये समझ आ रही है कि हमें इक्तिसादी तौर पे दबाया जा रहा है, और हमारे जो वसाइल हैं वो आर्मी इस्तेमाल कर रही है अपनी दुश्मनी जो हिंदुस्तान के साथ निभाने के लिए। क्योंकि आर्मी के जो वजूद है वो तभी बरकरार रह सकता है जब आपके पड़ोस में इतना बड़ा दुश्मन हो जिसको आपने दुश्मन बनाया है, आउट ऑफ द वे जाके बनाया है। ऊपर से ये तभी बरकरार रह सकती है आर्मी की जो ये डोमिनेंस है, जब आप कश्मीरियों को ये पाकिस्तानियों को ये चूरा बेचेंगे कि जी वहां कश्मीरी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वहां उनको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है। देखें ये, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में ये हो रहा है, यूरोप में ये हो रहा है कि लोग अंदर देखें, ट्रंप का नारा जो है अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, तो ये इटली में हो रहा है, मुख्तलिफ हिंदुस्तान का नारा है मेड इन इंडिया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो मुल्क जो है ये एक्सपेंशनिस्ट, मतलब एक्सेप्ट फॉर चाइना, एक्सपेंशनिस्ट बनने के बजाय बहुत ज्यादा अपने अंदर वसाइल की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी, अपनी जो डेमोक्रेटाइजेशन है सोसाइटी की, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी ये समझ आ रही है कि नहीं भाई, हमें क्या लेना देना श्रीनगर में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है कि नहीं है, हमें रोटी दो, हमें बिजली दो, हमें घर दो। आहिस्ता आहिस्ता ये जो एक नेशन स्टेट की जो थ्योरी है, जो आहिस्ता आहिस्ता अब दुनिया में उभर के आ रही है, पाकिस्तानी लोग भी इसको टैप इन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है नहीं है, लेकिन हमारे पास खाने को रोटी नहीं। अब ज़ियाउल हक साहब का वो नारा नहीं चलेगा कि हम घास खाएंगे लेकिन हम मतलब बम बना के रहेंगे। आज आसिम मुनीर साहब अगर ये कहेंगे, जुल्फकार अली भुट्टो का नारा, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का नारा नहीं चलेगा। आज आसिम मुनीर साहब अगर पाकिस्तानियों को ये कहेंगे कि हम घास खाएंगे लेकिन हम कश्मीरियों के लिए, जो श्रीनगर में बैठे हैं कश्मीरी, उनके लिए मतलब हिंदुस्तान से जंग करते रहेंगे। आसिम मुनीर साहब की छोड़े कश्मीरियों को, छोड़े बलोच को, जो अपने आप को सच्चे पैट्रियोटिक पाकिस्तानी मानते हैं, वो आसिम मुनीर साहब की वर्दी उतार देंगे रावलपिंडी में आधे घंटे में। जुनैद भाई, फाइनल क्वेश्चन, नैरेटिव को साइड पे रखें, बयानिए को साइड पे रखें,
स्ट्रेटजी की बात कर लें, पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है और जो पानी के ऊपर चलती है। पानी आता है कश्मीर से, पानी आता है इंडिया से पाकिस्तान के अंदर। पानी का एक तो रास्ता रोका जा रहा है, डैम्स बनाए जा रहे हैं, पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। इंडिया की अपनी मजबूरियां हैं, उनको भी पानी तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पानी को एज अ लेवरेज भी यूज किया जा रहा है। और जो नारा मैंने आपको वीडियो के अंदर लगाया, पानी हमारा कब्जा तुम्हारा, जो आजाद कश्मीर सो कॉल्ड आजाद एजेके के अंदर लगाया जा रहा है, सुनिएगा जरा। दरिया हमारे, दरिया हमारे, कब्जा तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। ये जब रावला कोर्ट में और कश्मीर के अंदर ये आजाद कश्मीर जिसको बोलते हैं हम, उसके अंदर जब ये आवाजें लगेंगी तो इशू तो पानी का है, और पानी कश्मीर से आ रहा है और पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को चला रहा है, उसकी इकोनॉमी को चला रहा है, लोगों को खिला रहा है, और पाकिस्तान में ये पानी रोक रहा है। तो फिर आगे आगे कहते हैं जंगें भी पानी की वजह से होंगी। तो ये जो पानी का मसला है ये कितना संगीन है, और कश्मीर की इंपॉर्टेंस मैनीफोल्ड हो जाती है, और उसकी वजह से जाहिर बात है कि एक स्ट्रेटेजिक इशू भी बन जाता है, जिसमें चाइना भी इन्वॉल्व होता है, इंडिया भी इन्वॉल्व होता है। एक स्ट्रेटेजिक इशू जब बनता है तो फिर मिलिट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है, और एक जंग का खदशा भी है। क्या आप पानी के मसले के ऊपर कश्मीर को लेके आगे चल के जंग होते देख रहे हैं, और क्या उसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट आप होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मेन अहम पाकिस्तान के लिए ना कभी कश्मीर ना कभी कश्मीरी, कभी उनको कश्मीर या कश्मीरियों से हमदर्दी नहीं थी। पाकिस्तान ने अपने टू नेशन थ्योरी को जिस बुनियाद पे ये बना, एक तो उस चीज को जिंदा रखने के लिए कश्मीर का मसला उन्होंने आज तक अपने लोगों को बेचा। दूसरा मेन मसला ये वसाइल का मसला है, ये पानी का ही मसला है। और किस चीज का मसला है? गिलगित बल्तिस्तान के पास 50,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने का पोटेंशियल है। पीओके में लोगों की 450 मेगावाट उनकी जरूरत है, और मंगला डैम इसीलिए बना। बात यह है कि ये सब पानी, देखिए पाकिस्तान ने लेवरेज इस्तेमाल किया दहशतगर्दी को कश्मीर के अंदर। आज हिंदुस्तान ने यह फैसला किया, ठीक है, कार्ड्स आर ऑन द टेबल, आज हम लेवरेज इस्तेमाल करेंगे पानी को। तो बात यह है कि पाकिस्तान को ये मैसेज दी गई है बार बार पिछले 8-10 साल में कि जनाब आप अगर टेररिज्म, आप अगर दहशतगर्दी यहां करेंगे तो उसकी एक कीमत आपको भुगतनी पड़ेगी। अभी तक देखें, 2016 में उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, उसके बाद पहलगाम हुआ, बार बार पाकिस्तान पे एक प्राइस उनको पे करनी पड़ी, कीमत भुगतनी पड़ी। पाकिस्तान ने फिर भी वो जो हमले थे वो किए। अब पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है, नहीं जी ये कीमत बढ़ती जाएगी। जब तक लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो कीमत अदा करने के लिए तैयार है, तो पाकिस्तान ये दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन इसका हल पाकिस्तान में ही निकलेगा। इसका हल तब निकलेगा जब पाकिस्तान के लोग ये कहेंगे कि हमें आपको, आर्मी को ये कीमत मंजूर है, लेकिन भुगतना तो हमें पड़ता है, हम ये कीमत अब अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो असल मसला पानी का, इसीलिए सी पैक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू इसीलिए जाता है, सारे वसाइल वहां के इस्तेमाल होते हैं। और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के नहीं, बलोचिस्तान के सारे वसाइल। बलोचिस्तान में तो आपको पता है, हमारे बहुत से बलोच दोस्त हैं, आपके भी हैं, वहां पर तो मतलब मुहावरतन ये कहा जाता है कि अगर तीली जमीन पे फेंक दो तो आग लग जाएगी, इतनी गैस है वहां पर। बलोचिस्तान सबसे अंडर डेवलप्ड एरिया है, सबसे बिगेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, सबसे अंडर डेवलप प्रोविंस है पाकिस्तान का। तो ये जितने भी वसाइल है, मैं तो कहता हूं सिर्फ पानी ही नहीं, ये जो नारा पीओके में लग रहा है कि पानी हमारा, कब्जा तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। मैं कहूंगा पानी हमारा, पहाड़ हमारे, यहाँ के जंगल हमारे, इन सब पे कब्जा पाकिस्तान का नहीं चलेगा। ये सारे वसाइल कश्मीरियों के हैं। ये सारे वसाइल का सबसे पहला फायदा कश्मीरियों को मिलना चाहिए। उसके बाद कश्मीरी अगर इस्लामाबाद को अपनी बिजली बेचना चाहें तो वो अपनी मर्जी से अपनी तय की हुई प्राइस पे बेचें। ऐसा नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान पीओके को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करता रहे, वहां से बिजली निकाल के इस्लामाबाद और कराची के कारखाने और इस्लामाबाद और कराची के
महल जो हैं उनमें बिजली जलाता रहे और जो 4 गुना 5 गुना प्राइस पे वही बिजली वापस पीओके के लोगों को बेचे। ये कॉलोनियल माइंडसेट अगर नहीं है तो और क्या है। आखिर में अजीजान मन में सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, रब ने, गॉड ने ये जो जमीन बनाई है, दुनिया बनाई है, उसमें सबके लिए रिस्क का दाना पानी मुकर्रर किया है, वसाइल रखे हैं। अगर मिल बांट के खाया जाए और मिल बांट के खाने के लिए अमन जरूरी है। पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। और अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर अमन हो जाता है, फ्री मूवमेंट होती है, कोई यहां पे गजवा हिंद की बात नहीं करे, कोई यहां पे अखंड भारत की बात नहीं कर रहा। अगर सिर्फ यूरोप की तरह एक फ्री मूवमेंट होती है, दोनों तरफ जो है वो प्रॉस्पेरिटी होती है, रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है, तो तरक्की होगी और पूरी दुनिया एक दफा फिर जिस तरह हमारा रीजन था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट सोने की चिड़िया था, वो दोबारा बन सकता है। लेकिन फिर पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की रेलेवेंस खत्म हो जाती है अगर इस तरह हो जाए तो। पाकिस्तान का फौजी इस्टेब्लिशमेंट का कारोबार जो इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर की, जो $200 बिलियन की एक एस्टिमेट के मुताबिक एम्पायर खत्म हो जाती है। इस एक फौजी एम्पायर ने पूरे के पूरे खित्ते को हॉस्टेज रखा हुआ है। तो ये अब बात खुलेआम हो रही है, तो इसको मुंतकी अंजाम पे पहुंचना चाहिए। और ये जो पुरअमन जद्दोजहद इस वक्त शुरू हुई हुई है, ये आगे चलनी चाहिए और इसके खिलाफ जो फस्तायत हो रही है उसको हम एक्सपोज भी करेंगे और उसके लिए आवाज भी उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद कुरैशी साहब आपका। खुदा हाफिज। शुक्रिया।